रिकॉर्ड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानने वाले हैं कि रिसर्च के रिगार्डिंग हमारे पास क्या क्या मोटिवेशन होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हम लेकर चलते हैं। तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव हमारे पास हैं और अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके शुरू करते इसको, तो देख जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो रिसर्च कभी भी रैंडम वर्क नहीं होता कि चलो ठीक है मन में आया हमने काम कर लिया, मन में आया हमने काम नहीं किया। कभी भी ऐसा नहीं होता। रिसर्च हमेशा किसी न किसी मोटिवेशन पर आधारित होता है। उसमें हमारे पास क्लियर मोटिवेशन होता है, क्लियर मोटिव्स होते हैं कि हाँ ये आधार है हमारा और हमको इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चलो रैंडम लिया इस पर काम करते, चलो रैंडम लिया उस पर काम करते, नहीं। हमेशा हमारे पास क्लियर मोटिव होंगे, क्लियर ऑब्जेक्टिव होंगे कि हमको इसमें क्या अचीव करना है। बिना इस चीज को निर्धारित किए कि हमको इसमें क्या अचीव करना है, वो रिसर्च आप कभी बन ही नहीं सकती। राइट? जैसे हमारे पास कोई जिज्ञासा होती है, अब कोई भी जिज्ञासा जो हमारे अंदर होती है ना, वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग होती है। कुछ ना कुछ अचीव करना है, कुछ ना कुछ जानना है, कुछ ना कुछ सोल्व करना है। जब तक हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी कि कुछ सोल्व करना है क्या, कुछ जानना है क्या, कुछ पता लगाना है क्या, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तब तक रिसर्च हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए रिसर्च का काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हो कि क्या आप अचीव करना चाहते हो, क्या आप अचीव नहीं करना चाहते हो। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। एग्जांपल है कि आप इंडिया में वोटिंग बिहेवियर को पढ़ना चाहते हो। अब वोटिंग बिहेवियर का मतलब ये है कि वोटिंग के रिगार्डिंग लोगों का व्यवहार कैसा है, कौन किसको वोट करता है, किसके आधार पर वोट करता है, आप इसको पढ़ना चाहते हो। आपने रिसर्च के रूप में इसको लिया। अब आपने इसको लिया तो आप इससे क्या कर सकते हो, क्या इसके ऑब्जेक्टिव, क्या मोटिव से निकल कर आ सकते हैं, क्या क्या इससे आपको फायदा हो सकता है। तो देखो इससे फायदा आपको ये होगा कि जब आप रिसर्च में वोटिंग बिहेवियर को पढ़ोगे कि इंडिया में वोटिंग बिहेवियर क्या है, तो आपको ये जानने को मिलेगा कि क्या अभी भी कास्ट, क्लास और मीडिया प्रभावित करती है इलेक्शन को, प्रभावित करती तो कैसे करती है, कितना परसेंटेज किसका है, ये हमें पता लगेगा। दूसरा ये पता लगेगा कि हम पॉलिसी कैसे बना सकते हैं, कोई भी नीति है उसका निर्माण कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं सरकार नीति बनाती है। अब कोई भी नीति बेहतर कैसे बनेगी, जब उसके पास डाटा होगा, जब उसके पास ये डाटा हो कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, किसको क्या समस्या है, जब तो आपका डाटा तैयार होगा, जब तो आपको कोई पॉलिसी बनकर आएगी। तो उसमें भी आपको वोटिंग बिहेवियर अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम वोटिंग बिहेवियर को पढ़ रहे हैं। इससे फायदा में क्या हो रहा है कि कास्ट, क्लास और मीडिया क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्शन पर, वो पता लग रहा है। पॉलिसी मेकिंग के रिगार्डिंग हमारे पास डाटा आता जा रहा है जो कि गवर्नमेंट को सहायता करेगा कोई अच्छी नीति बनाने में, कोई प्रपोजल बनाने में। राइट? तो ऐसा नहीं केवल कि रिसर्च में ज्ञान प्राप्ति होता है, ज्ञान खोजो, नहीं। उसका हमारे पास कुछ काम होता है, वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सोल्व करता हुआ भी होता है कई बार। तो एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को हम पढ़ लेते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव किसी एक बिंदु के चारों तरफ ही घूमते हुए आपको पाएंगे। मैं आपको आखिर में बताऊंगा इसके बारे में। तो पहला आपका डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट। ये तो सबसे पहले ही है कि हाँ, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ नया तथ्य, नई बातें हमें जाननी होती है। और रिसर्च का मतलब ये होता है कि वापस से खोजना। वापस से खोजना क्यों? क्योंकि वापस से जब हम खोजेंगे तो कुछ नई चीजें हमें पता लगेगी। जैसे जब कोई सुपरहिट मूवी आती है, आप कोई सुपरहिट मूवी देखते हो, डिटेल्ड मूवी देखते हो, जिसमें डिटेलिंग काफी होती है, जैसे मार्वल की मूवीज होती है, एवेंजर्स वाली, और जिस प्रकार से धुरंधर 1, धुरंधर 2 आई है। तो आप क्या करते हो कि आपने एक बार कोई मूवी देखी, ठीक है, आपको समझ में आ गई। लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती है जो कि आप बार बार देखते हो, बार बार देखते हो और आपको हर बार कुछ ना कुछ नई चीज पता लगती रहती है। तो वैसा रिसर्च के रिगार्डिंग भी होता है कि पहली बार किसी ने रिसर्च की, उसको पता लग गई। लेकिन जब आप वापस से रिसर्च करने जाओगे तो आपने पहले की चीजें पढ़ रखी है। अब वापस से आप उन चीजों को देखोगे तो आपको कुछ नई चीजें पता लगेंगी। फिर रिसर्च एक और बार होगी तो कुछ और नई पता लगेगी, फिर एक और बार रिसर्च तो कुछ और नई चीज पता लगेगी। तो कुछ कुछ ना कुछ नया निकालने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव आपका यही है कि कुछ ना कुछ नया निकालना है, कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करना है। जैसे रिसर्च एम टू अनकवर न्यू इन्फॉर्मेशन और फैक्ट दैट वर प्रीवियसली अननोन, कि ऐसा तथ्य, ऐसी जानकारी जो पहले से उजागर नहीं थी, पहले से जानकारी में नहीं थी, उसको सामने लाना, ये रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जाम्पल के लिए तब एक्सप्लेनेशन की ये है कि ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, रिसर्च में आपके ज्ञान की बाउंड्रीज को बढ़ाते हैं, ज्ञान की सीमाओं को विस्तार करते हैं। मान लीजिए पहले हमें ज्ञान था, एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए, ज्ञान हमें यहां तक था, मान लीजिए कोई ऐसा फील्ड है जिसका हमें ज्ञान यहां तक था। लेकिन जब हम वापस से रिसर्च करने गए तो हमारा दायरा बढ़ गया, फिर और आगे गए तो और आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर बस ज्ञान का दायरा बढ़ रहा है। जैसे आप देखते हो कि कोई भी करंट अफेयर की बुक, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक, कोई भी इंजीनियरिंग की बुक हर साल बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हर साल रिसर्च हो रही है, हर साल कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो नया आपकी बुक्स में ऐड होता चला जाएगा, इसलिए आपकी बुक मोटी होती जा रही है। तो वो क्या है, नॉलेज का दायरा बढ़ रहा है। दूसरा, राजनीति को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए और अलग अलग आयामों को समझने के लिए कुछ नए दायरे हमारे पास आ जाते हैं, कुछ नए नजरिए हमारे पास आ जाते हैं। उदाहरण के लिए पहला हमारे पास उदाहरण है डिस्कवरिंग द रोल ऑफ सोशल मीडिया एल्गोरिथम इन इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स ओपिनियन। आज के समय में देखते हैं सोशल मीडिया काफी काम करती है।
सोशल मीडिया पर काफी किसी पार्टी की चर्चा होती है, कभी किसी पार्टी की चर्चा होती है, कभी कोई पीआर करवाते, कभी और कोई पीआर करवाता है। तो उन सब चीजों का वोटिंग पैटर्न पर, वोटिंग वोटर्स के ओपिनियन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि अगर किसी पार्टी ने अपना कैंपेन चलाया है, फेक या फिर कैसे भी कैंपेन या चलाया फिर रेंडमली चल गया है, उसका उस पार्टी की इमेज पर वोटर जो है उसके ओपिनियन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो उसके पार्टी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, क्या अच्छा नहीं सोच रहे हैं। जैसे अभी राघव चड्ढा है, उन्होंने पिछले महीनों में क्या करवाया, पीआर करवाया काफी बढ़ चढ़कर। अब इससे फायदा ये हुआ कि उनकी इमेज काफी साफ हो गई समाज में, और उन्होंने काफी लोग मानते कि ठीक है ये पीएम कैंडिडेट बन सकता है, अच्छा मिनिस्टर बन सकता है, अच्छा नेता बन सकता है हमारा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें यही है कि सोशल मीडिया एल्गोरिथम का क्या प्रभाव पड़ता है वोटर्स के ओपिनियन पर। अब इसको आप डिस्कवर करना चाहते हो, खोजना चाहते हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि शायद इस पर काम नहीं हुआ है। तो एक यहाँ पर कुछ नई जानकारी आप निकाल कर ला रहे हो कि एल्गोरिथम का, सोशल मीडिया एल्गोरिथम का क्या प्रभाव पड़ रहा है वोटर्स के ओपिनियन पर। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाइंग न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अमंग यूथ। हम जानते हैं कि आजकल के समय डिजिटल काफी चीजें हो चुकी है, मतलब सब चीजें डिजिटल ही है, सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास कंप्यूटर है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो अब ये बात तो ठीक है कि जब हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन की, कि लोग की जनमत की भागीदारी की, तो उसमें हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, हमने जमावड़ा कर लिया, कोई कीर्तन रख लिया, कोई भंडारा रख लिया, कोई पार्टी मीटिंग रख ली, कोई स्पीचेस वगैरह रख ली, प्रेजेंटेशन रख ली, आपका एक तरीका है डाटा इकट्ठा करने का, फिर एक प्रकार से जनमत जानने का। लेकिन एक और तरीका ये हो सकता है कि डिजिटली हम देखें, कि आजकल सब डिजिटली एक्टिव रहते हैं, तो डिजिटली हम देखें कि कौन कितना क्या कह रहा है, उन डाटा को एनालाइज किया जाए। तो क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, के राजनीतिक मामलों में नए तरीके से भागीदारी हम दिखा रहे हैं, कैसे, डिजिटल मोबाइल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो उसका अध्ययन करना, उसको पहचानना, तो क्या है, नया ज्ञान है, नया आयाम है, और वही आपका पहला इसमें ऑब्जेक्टिव हो जाता है। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब आप इससे बोल सकते हो सर ज्ञान तो पहले से मिल चुका है, अब उसको खोदना क्यों है। वेरिफिकेशन का तो मतलब ये है ना, सत्यापन करना कि जो चीजें पहले हैं, अब हमें काम करना है कि वो सही है नहीं है, उस पर काम करना है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पहले जो रिसर्च की थी वो गलत थी, इसका मतलब ये है कि ज्ञान जो होता है ना बदलता रहता है। जो चीज आज प्रासंगिकता रखती शायद कल ना रखे, जो कल रखती थी शायद आज ना रखे। तो क्या ज्ञान बदल रहा है, और ज्ञान बदला तो उसका प्रभाव भी बदला। जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में जब देश आजाद हो रहे थे, उस समय बोला गया कि भैया अगर आपको अमेरिका की तरह समृद्ध बनना है तो आपको लोकतंत्र को अपनाना पड़ेगा। ये सारी बातें उस समय हुआ करती, 1945 50 60 के दौरान ऐसी बातें हुआ करती थी। अब उस समय की रिसर्च हमें ये कहती है कि अगर आप लोकतंत्र अपनाओगे तो आप अमेरिका जैसे अमीर हो जाओगे। लेकिन अगर आज हम रिसर्च करने बैठे ना उस मुद्दे पर, क्या लोकतंत्र अपनाने से हम अमीर हो सकते हैं, क्या लोकतंत्र अपनाने से आर्थिक लाभ होते हैं, तो शायद परिणाम कुछ और निकल कर आए। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि लोकतंत्र नहीं है, जैसे चाइना हो गया, लेकिन वो समृद्ध है आप अपना आप में। तो क्या है, ये अब ज्ञान बदल गया है, तथ्य बदल चुके हैं, और रिसर्च करने पर, सेम टॉपिक पर रिसर्च करने पर परिणाम कुछ और निकल कर आएंगे, इक्वेशन कुछ और निकल कर आएगी। तो क्या है ये वही है कि जो पहले से ज्ञान एग्जिस्ट करता है, क्या अभी भी वो सत्य है या झुटलाया जा चुका है। तो अगर अभी हम काम करेंगे तो जो पहला ज्ञान था हमारे पास कि डेमोक्रेसी के आने से लोकतंत्र के आने से डेवलपमेंट होता है, तो निस्नाबूत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने वापस से इस समय करंट समय सत्यापन किया उसका। तो वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये ज्ञान परमानेंट नहीं होता, नई कंडीशंस के अनुसार चीजें बदल जाती है। तो नई कंडीशन के अनुसार क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, उसको वेरीफाई करना जाता है। एग्जाम्पल, पहले ये समझा जाता था कि आर्थिक विकास से लोकतंत्र आता है और लोकतंत्र से आर्थिक विकास आता है। तो ये जो इक्वेशन है आर्थिक विकास की, लोकतंत्र की, इसको वापस से रीएग्जामिन करना, वापस से परीक्षण करना, सर क्या अभी भी लागू होती है, क्या अभी लागू नहीं होती। शायद 50 साल पहले लागू होती हो, लेकिन आज आपने इसको करके देखा तो आपको पता लगा कि ये लागू नहीं होती, क्योंकि तानाशाही देश है, पूर्ण सत्तावादी देश है चाइना की तरह, वो भी विकसित होते जा रहे हैं आपके। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि अब आपको ये टेस्ट करना है कि क्या अभी भी कास्ट एक बड़ा रोल निभाती है भारतीय राजनीति में, भारतीय इलेक्शन में। अब देखो ये क्या है, वापिस से देखना है कि क्या अभी भी ऐसा हो रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि शायद पहले कभी स्टडी हुई थी, और पहले स्टडी ने बताया था कि हाँ भैया कास्ट का काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है भारत के इलेक्शन पर, जैसे कोठारी जी थे उन्होंने सब बारे में बताया था। तो अब ये वापस से इस टॉपिक पर वापस जा रहे हैं, इस इक्वेशन पर वापस जा रहे हैं कि इलेक्शन को पढ़ना, कास्ट को पढ़ना, और ये पता लगाना क्या अभी भी कास्ट का होना भारतीय इलेक्शन पर प्रभाव डालता है नहीं डालता। अगर डालता है तो पुरानी स्टडी अभी भी काम कर रही है, नहीं डालता तो पुरानी स्टडी बदल चुकी है, अब नया भारत आ चुका है। तो ये क्या किया हमने यहाँ पर, वेरीफाई किया जो पहले से ज्ञान है उसको अभी वापस से नई कंडीशन के अनुसार देखना कि वो अभी भी सत्य है नहीं फिर झुटलाया जा चुका है। तीसरा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि भैया रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, एक उद्देश्य ये होता है किसी न किसी समस्या का निवारण करना। जैसे शहरों में अक्सर हम ये बात को देखते हैं कि शहरों में क्या होता है, बारिश के मौसम में
पानी भर जाता है। तो ये क्या समस्या है, अब इसका निवारण कैसे निकलेगा? निवारण निकले कुछ नई तरीके से। तो नया तरीका कहां से आएगा? नया तरीका आएगा रिसर्च करने से। तो वही है कि हम किसी न किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी रिसर्च करते हैं। आप खुद देख लीजिए, बायोलॉजी में अधिकतर जो रिसर्च होती है आपकी कोई ना कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए होती है। मैकेनिक्स में जो कोई भी आपकी रिसर्च होती है वो कोई ना कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए होती है। हम जो बात करते हैं कि हम हमारे जो कार का, बाइक का, स्कूटी का इंजन अपग्रेड होता है, BS4 BS6 में कन्वर्ट हुआ है, ये कैसे हुआ? हमने रिसर्च की, कोई नया इंजन हमने खोजा। अभी देखो, अभी हमने थ्योरियम का सेकंड स्टेज हासिल कर लिया, क्रिटिकल स्टेज ऐसे कुछ हमने हासिल कर लिया। वो क्या है आपका? वो रिसर्च ही तो है। एक और स्टेज रहती, फिर हम एनर्जी से बना पाएंगे। तो कैसे हुआ? रिसर्च के माध्यम से तो हुआ। कोई प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए तो हुआ कि कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको दिया जाए कि आपके शहर में समस्या है, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे तो ये किया जाए। जैसे फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है आजकल कॉलेजों में, क्यों? क्योंकि पता रहे कि बच्चा सही में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, जिससे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और अच्छी तरह से फैसला ले सके। तो ये सारी चीजें क्या चल रही है? ये सारी चीजें यही है कि यहाँ रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व किया जा रहा है। जैसे आज के समय आप देखते हो सारी पेंशन, सारी चीजें DBT के माध्यम से आती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार कार्ड से लिंक अकाउंट में चली जाती है। तो ये कैसे हो पा रहा है आज के समय? 20 साल 30 साल पहले तो नहीं था। ये हो पा रहा है आपको रिसर्च के माध्यम से। हमने नए तरीकों पर रिसर्च की, नया डाटाबेस तैयार किया और काम शुरू किया। एग्जाम्पल, क्या आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो कि भैया गवर्नेंस में, सुशासन में, फिर शासन में भ्रष्टाचार के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो और समस्या का निवारण करना चाहते हो? फिर शहरों में या फिर कहीं पर भी वोट कितने कंप्यूटर लग जाते हैं, उस पर अध्ययन करना, उसका सोल्यूशन निकालना भी यही है। जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिक्स की, राजनीति में पुरुषों का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व ज्यादा क्यों है और महिलाओं कम क्यों है, तो उस पर बात करना। ये सब चीजें क्या है कि रियल लाइफ और करंट की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने पर ध्यान दिया जा रहा है। देन स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा थ्योरी बिल्डिंग। अब देखो, थ्योरी बिल्डिंग आपको बिल्कुल एक प्रकार से प्योर रिसर्च में आ जाएगा हमारे पास। अगली क्लास में जब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, तो उसमें हमारे पास प्रैक्टिकल या फिर आपका अप्लाइड रिसर्च और प्योर रिसर्च आती है। यहाँ पर प्योर रिसर्च में कुछ ऐसा होता है कि हम सैद्धांतिक तौर पर काम करते हैं। तो वो यही है कि थ्योरी बिल्डिंग, जैसे लोकतंत्र का सिद्धांत का विकास करना, नागरिकता सिद्धांत का विकास करना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत का विकास करना। आपको लगता है कि जो सारे सिद्धांत आज के समय आप पढ़ते हो ये हवा में आए हैं? नहीं, रिसर्च हुई है, ग्रंथ लिखे गए इनके ऊपर, तब जाकर चीजें आई हैं। जैसे जॉन रोल्स जस्टिस की बातें करते हैं, तो क्या थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं कि भैया न्याय ऐसा हो सकता है, न्याय ऐसा नहीं हो सकता। उपयोगितावाद की बात बेंथम करते हैं, तो वो क्या है? थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं। तो रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी बिल्ड करना भी हो सकता है कि कोई नई थ्योरी को बनाना, और या फिर पहले से जो थ्योरी थी उसमें डेवलपमेंट करना, कुछ अच्छा लाना उसमें, कि कोई भी चीज क्यों होती है और कैसे होती है ये बताना, और ऑब्जर्व करना संबंधों को, प्रकृति को और दूसरी चीजों को। उदाहरण के लिए कि आप थ्योरी डेवलप करने पर ध्यान दे रहे हो क्या? लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। एलिट थ्योरी, जो अभिजात वर्ग का सिद्धांत है, वो कैसे काम करता है, उस पर आपने कोई सिद्धांत दिया। फिर राजनीतिक रूप से भागीदारी कैसे दिखाई जा सकती है अलग अलग ग्रुपों में आज के 21वीं शताब्दी में, तो उसको देखना। ये सारी चीजें आपकी क्या है? थ्योरी बिल्डिंग पर है। अब देखो, ये सारी बातें जो थ्योरी बिल्डिंग है ना, ये कागजों में होती है। ये इसका जरूरी नहीं कि अभी के समय प्रैक्टिकल रूप में इस्तेमाल आ जाए, शायद 100 साल बाद, 2 साल, फिर 50 साल बाद इसका इस्तेमाल है। लेकिन अभी के लिए क्या थ्योरी बिल्ड हो रही है। जैसे मार्क्सवाद का सिद्धांत, अब मार्क्सवाद अपना आप में एक थ्योरी है, तो उसका बिल्ड किया गया, किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। देन स्टूडेंट्स आपका प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। अब देखो, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल क्या है? तो हम जानते हैं कि इंसानों में एक प्रकार से ये रहता है कि भविष्य में क्या होगा। अब भविष्य में क्या होगा कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा आपको जब आप एक प्रकार से कुछ ऐसा काम करोगे जो कि ट्रेंड बताए आपको कि हाँ, पहले चीज ऐसी आ रही है, आगे जाकर चीजें ऐसी होंगी। तो कैसे पता लगेगा आपको? जब आप आंकड़े इकट्ठा करोगे, जब आप काम करना शुरू करोगे, जब आप रिसर्च करना शुरू करोगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, रिसर्च हेल्प्स इन प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, कि भविष्य में आने वाली गतिविधियां क्या होंगी, भविष्य में कैसे काम होंगे, भविष्य में किन चीजों की डिमांड होगी। और कभी कभी आउटकम को कंट्रोल करने के लिए, कि जो भविष्य में रिजल्ट निकल कर आने वाला है उसको नियंत्रण में रखना, कंट्रोल करना, अपने अनुसार रिजल्ट निकालना, उसके लिए भी हम काम करते हैं, उसके लिए भी आपको रिसर्च होती है। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स? कि भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं उन पर काम करना, उनका पता लगाना, और कुछ ऐसा काम करना, कुछ ऐसे क्रियाएं लेना, प्रतिक्रियाएं करना कि भैया वो गलत काम है, फिर जो आने वाले भविष्य में जो चीजें हैं उनको नियंत्रण में रखा जा सके, करेक्ट किया जा सके, गलत ना किया जा सके। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, प्रिडिक्टिंग इलेक्शन रिजल्ट्स थ्रू ओपिनियन पोलिंग। अब यहां पर क्या है कि इलेक्शन हो गए हैं, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपने क्या किया, किसी शहर गए, 200-300 लोगों से आपने पूछा आपने किसको वोट दिया, उसके आधार पर आपने बताया कि इस शहर में इस नेता के जीतने की संभावना है, इस पार्टी की जीतने की संभावना है। क्या है वो? भविष्य बताने की बात है। आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पैटर्न देख रहे हैं,
कि कौन किसको हमला करना चाह रहा है, कौन किससे क्रूड ऑयल ले रहा है, इसके आधार पर आपने भविष्यवाणी कर दी है या प्रिडिक्ट करने की कोशिश की कि आने वाले समय इस कंट्री के बीच में युद्ध होने वाला है। जैसे जब हमने पॉलिटिकल साइंस में अपने यूजीसी कोर्स में ब्रिक्स को पढ़ा था आईआर में, तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से 2001 में ही जिम ओनिल ने ब्रिक की बात कर दी थी। कहा था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये वो कंट्री है जो कि साथ मिलकर आ जाएं और आर्थिक मामलों में सहयोग करें तो विश्व को लीड कर सकती हैं। क्या उससे पहले कभी हुआ था? ऐसा नहीं, लेकिन उसने चेकआउट किया, संबंधों को खंगाला और पेपर आगे रखे कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, और हुआ भी ऐसा। ये चारों पांचों कंट्री साथ में आए और ब्रिक्स बनाए भी इन्होंने। देन सोशल अनरेस्ट ड्यू टू पॉलिसी चेंज, कि भैया ये अनुमान लगा लेना कि हम कोई नीति निर्माण कर रहे हैं, कोई नीति बदल रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर, समाज में असंतुष्टि आएगी या नहीं आएगी। देन आपका बेरोजगारी, आपकी जो महंगाई होती है उसको कंट्रोल करना कैसे होगा, जब आप आंकड़ों का एनालिसिस करोगे, रिसर्च करोगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देख लिया क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपके ध्यान में हो सकते हैं जब आप रिसर्च करते हो। हालांकि स्टूडेंट्स तो आपकी ठीक है, तो प्योर तो रिसर्च की बात होगी, लेकिन रिसर्च आमतौर पर काफी सारे और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि भैया मुझे पास होना है, इसके लिए भी आप रिसर्च कर रहे हो, मुझे प्रमोशन चाहिए, इसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा मुझे नौकरी मिल जाएगी, इसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, है ना, हमें डेजर्टेशन बोला है और मार्क्स मिलेंगे तो उसके लिए रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें यही है कि भैया ये भी उद्देश्य के रूप में आ जाते हैं, लेकिन ये आपके सेकेंडरी उद्देश्य हैं कि ठीक है तो आपके व्यक्तिगत है ना, कि ऐसा होता भी है, लेकिन प्योरली आपके यही उद्देश्य होते हैं जब आप कोई भी रिसर्च करने जाते हो। अगली क्लास में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, कितने प्रकार की रिसर्च होती है और रिसर्च में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं।